हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम में। आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर होगा। हमने ऑलरेडी पहले 3 लेक्चर कर लिए हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग और स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा लंबा भी होगा जो पहले के 3 लेक्चर हैं उसके मुकाबले। आज हम लोग बात करेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में, और खास करके उसमें से 2 विद्रोह जिसके बारे में बीपीएससी लगातार साल दर साल मुख्य परीक्षा में पूछते आया है। इन दोनों विद्रोह को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको भर भर के कंटेंट दूंगा बीपीएससी 71st मेंस एग्जाम के लिए, तो मैं आपको दे रहा हूं लगातार। और बस आपका काम है कि इन कंटेंट्स को आप कंसोलिडेट करें, आप इसका यूज करें, आप इसका नोट्स बनाएं और आप इसको याद करें और बार बार रिवाइज करें। देखो भाई, सिंपल सी बात है, 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो आप इस प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं और आगे का प्लान बना रहे हैं, फिर भी ये आपके लिए है। 71st वाले प्रीलिम्स में अपीयर हुए हैं, फिर भी 2 बातें होंगी। या तो आप एग्जाम में पास करेंगे तो मेंस की जरूरत पड़ेगी ही, नहीं पास करेंगे तो ऐसा थोड़े न है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो प्रीलिम्स का फॉर्म भी कर दिया है, कितना, 100 रुपीज ओनली। तो अगले साल भी तो भरने ही वाले हैं। रिसोर्सेज का इतना तो कांस्टेंट नहीं होने वाला है कि 100 रुपए भी आपके पास नहीं होगा। तो प्रीलिम्स भर देंगे। मान लो कि अगर अगले साल या अगले के अगले साल आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, तब क्या करोगे? 3 महीने में फिर आपके ऊपर वो जो कहावत है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपना, वो वैसा ही कुछ हो जाएगा आपके साथ, है ना। आग लगने पे कुआं खोदना, ये ऐसा ही कुछ आपके साथ हो जाएगा। तो वैसी चीजें क्यों करें जब सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, है ना। सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। तो क्यों ना पहले मेंस कर लेते हैं। और मैं बिल्कुल गारंटी से ये बात आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो बीपीएससी में के को तैयारी करने वाले बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी है, उसमें से मैक्सिमम, अब मैं कोई एक सर्टेन नंबर नहीं देना चाहता, नहीं तो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा, उसमें से मैक्सिमम लोग हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स के आसपास ही फंसे रहते हैं। उनका प्रीलिम्स होता नहीं है और वो ये भी नहीं जान पाते कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से पेपर हैं, किस पेपर में क्या पूछा जाता है, कितने मार्किंग का है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने वर्ड्स में हमें लिखना चाहिए, एक क्वेश्चन को लिखने के लिए कितना समय मिलता है, ये सब उन्हें नहीं पता होता है। जब आपको इतना सब कुछ नहीं पता होगा तो फिर आप उस 3-4 महीनों के गैप में कैसे कर सकेंगे? प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है 3-4 महीनों का, उसमें आप कैसे कर पाएंगे? तो आपके लिए सबसे बेटर तरीका ये है, जैसे मैं ऐसा नहीं कि ये मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ। आपने एक ट्रेंड सुना होगा यूपीएससी के लिए, कि यूपीएससी में ऐसा है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा अब मतलब जो पिछली बार जो पिछली बार के रैंकर्स है जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, उनका भी नेक्स्ट बार होगा या नहीं होगा प्रीलिम्स में, कोई सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो अनसर्टेन हो गया है, अनिश्चित हो गया है यूपीएससी का प्रीलिम्स। और मेरा एक अपना मानना है कि मैं अक्सर क्लासेस में ये बात बोला करता हूं कि स्टेट पीसीएस मिमिक्स यूपीएससी। यूपीएससी का देखा देखी करता है स्टेट पीसीएस। तो अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स अनसर्टेन हो गया है, तो जो जितने जो भी स्टेट पीसीएस है जिसमें से हम अपना बात करते हैं बीपीएससी का, ये भी प्रीलिम्स कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की ओर गया है। आप मानो या ना मानो, ये गया है। कुछ नंबर्स के लिए किसी के हो जाते हैं, किसी के रह जाते हैं। कोई 5-5 6-6 बार अटेम्प्ट दे रहा है, उसका हो ही नहीं रहा है। जबकि उन बच्चों का, वो अच्छे से मेंस का तैयारी करके कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर उनका प्रीलिम्स निकले तो वो एक बार में मेंस निकाल दे। तो अभी यूपीएससी में ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि पहले जो भी शिक्षक है या जो भी बड़े इंस्टीट्यूट है, उनका ये कहना है कि आप मेंस का तैयारी जबरदस्त रखो। जिस बार प्रीलिम्स निकला
उस बार मेंस जो है वो आप क्लियर कर लो, ठीक है। नहीं तो पता लगा कि 5 साल निकल गया प्रीलिम्स में और फिर अगला 3-4 साल निकल जाएगा मेंस में, तब तक पता लगा कि अटेम्प्ट ही खत्म हो चुका है। या 8-9 साल बाद अगर नौकरी मिला भी तो नौकरी मिलने का वो मजा नहीं रहा जो कि उम्मीद कर रहे थे कि नौकरी मिलने के बाद लाइफ को एंजॉय करेंगे, या जो भी सपने देखे थे, ख्वाब देखे थे, वो सब बेकार रह गया। तो मेरा कहना ये है कि एज पर यूपीएससी ट्रेंड और एज पर जो यूपीएससी का अभी चल रहा है ना, तरीका एग्जाम पास करने का, वो उसी को हम लोग थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेंस का प्रिपरेशन बहुत ही डीप में विथ डिटेल कर लेते हैं। अब मेंस का प्रिपरेशन हमारे पास रहेगा तब हम बिल्कुल एश्योर रहेंगे। अब हमारे पास एक ही समस्या है कि एक पेपर बस निकालना है, ठीक है। प्रीलिम्स का बस एक पेपर निकालना है। यहाँ हमारे यहाँ तो सीसेट है भी नहीं, बस एक पेपर पे कंसंट्रेट करना है। वो पेपर निकल गया तो उसके बाद ऑलरेडी हम पहले ही हमारा अपर हैंड है, मतलब कि हम पहले से ही आगे हैं मेंस की दौड़ में, क्योंकि पहले से ही हमने प्रिपरेशन किया हुआ है। और तब हम एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और वहां पे हमारे रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में आने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर मेरी बातें सही लगती हैं तो आप जो है वो अपने दिन का कुछ घंटा, मैं ये नहीं बोलता कि आप लंबे समय तक टाइम दो, लेकिन फिर भी 1 से 2 घंटा निकालें और मेंस के लिए टाइम दें। अब इतनी बड़ी नौकरी चाहिए, इतना बड़ा पद चाहिए, तो कम से कम 1-2 घंटे तो बनते ही हैं, तो इतना तो कम से कम निकाल ही लीजिए। और ये मैं अपने अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। तो आज का प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स में बेसिकली दो ट्राइबल रिवोल्ट्स जो कि सॉरी मैं यूपीएससी बोल रहा हूँ, बीपीएससी पूछते आया है। जो कि एक्चुअली क्या था कि जब लास्ट टाइम जब एग्जाम था तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे प्रधानमंत्री काफी ज्यादा वहां पे न्यूज में थे, वहां पे गए भी थे, तो ये काफी न्यूज में था। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि बिरसा मुंडा वाला आएगा, तो और वो क्वेश्चन आया भी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बात है, ये सबको सबको ऐसा लगा होगा क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज थी। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगातार अल्टरनेटिव बेस पे चाहे तो संथाल रिवोल्ट, नहीं तो मुंडा रिबेलियन, ये आता ही रहा है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि आपको ये टॉपिक छोड़ के जाना है। आपको एकदम 100% करना ही करना है, बिना आप इसके एग्जामिनेशन हॉल में जा ही नहीं सकते। तो आइए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज का थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग संथाल रिवोल्ट पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग जो मुंडा रिबेलियन है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग संथाल रिवोल्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन भाइयों बहनों और दोस्तों के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है, जो लोगों को सुन के याद हो जाता है, सुन के समझ में आ जाता है, वो करे क्या कि 360p या 240p जो भी सबसे मिनिमम मिनिमम है ना डाटा, जिसमें कम से कम कंज्यूम करे, उस पे लगा के, और रात को सोने टाइम में अगर नींद नहीं आ रहा है तो ईयरफोन लगा के, और ये वीडियो उधर साइड में चला दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और सुनते सुनते सो जाइए आराम से। तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। जिनको सुनने से याद होता है, एक दिन सुन लीजिए, अगर आधा घंटा नींद आ जाता है तो दूसरे दिन भी सुन लीजिए, ऐसा करके सुन लीजिए आप। उसके बाद अगर जिनको एक बार सुनने के बाद भी ना आए, ठीक है, तब क्या करें, तब आप जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने ये जो कंटेंट दिया है एकदम एग्जामिनेशन में जाके, जिसको बोलते हैं ना हम लोग की भाषा में छाप देना जाके, बस मैंने वो सारे कंटेंट दिए हैं जिसको आपको जाके एग्जाम में छाप देना है, ठीक। तो ये वही कंटेंट है। तो आपको क्या करना है कि इस कंटेंट को अपने भाषा में सरल रूप से कहीं कॉपी में, जहां पे आप नोट्स बनाते हैं, वहां पे लिख लीजिए। एक आध दो बार लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा।
ठीक है, तो पहले सुन लेंगे एक बार, तो मैं बोलता हूं कि एक बार सुनेंगे। बहुत लोगों को तो हो सकता है कि कहानी सुनने के बाद ही मैं इस तरीके से कहानी सुनाऊंगा आपको, काफी इंटरेस्टिंग वे में सुनाऊंगा कि आपको सुन के ही याद हो जाएगा। और अगर सुन के नहीं याद होता है तो फिर आप जो है लिख लेंगे। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको हर किसी को कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ज्यादातर लोगों के को होता है कि अरे भैया कहानी तो हमको भी पता है, लिखना कैसे है, वर्ड्स क्या वर्ड्स यूज करे, कौन सा कीवर्ड्स यूज करे। आजकल तो कीवर्ड्स कीवर्ड्स है ना मार्केट में, कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स चाहिए भी है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं, कीवर्ड्स चाहिए भी, तो आप कीवर्ड्स तो दे दो। तो ये सारे कीवर्ड्स भरे हुए हैं हमारे इस कंटेंट में, सारे कीवर्ड्स भरे हुए हैं। आप बस उसको देखो, आप उसको मार्क करो, आप उसको सरल भाषा में उतार लो अपने कॉपी में, और बस जो है वो आपका नोट्स रेडी है, रिवाइज करो और बस एग्जाम के टाइम जाके एग्जाम दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका काम है पहले सुनो अच्छे से, और सुनने के बाद भी अगर एक बार में तो भैया दुनिया में कुछ भी नहीं होता, एक बार सुनो और उसके बाद फिर देख के एक बार पढ़ लेना, रोक रोक के, और लिख लेना। ठीक है, ऐसे करो, हो जाएगा। चलते हैं। सबसे पहले इसका टाइम हमेशा याद रखना है। अगर आप एग्जामिनेशन में टाइम मेंशन करते हैं तो उसका एक बड़ा अपना इंपॉर्टेंस होता है, तो ये टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी माध्यम वाले रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है, सारी व्यवस्था है आपके लिए। ठीक है, तो 1855-1856 के दौरान में ये काम हुआ था। ठीक, अब जिस प्रकार से हमने अभी तक के लेक्चर में जो भी है थोड़ा सा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि को देखा है, उसी प्रकार से हम यहां भी पृष्ठभूमि देख लेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो पूरा स्टोरी आगे का एक जो है वो सेटअप बन जाएगा, स्टेज सेट हो जाएगा। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि 1757 में लास्ट में हम लोग बात किए थे, कहां, याद करो, अगर पिछला लेक्चर देखे हैं आप तो आपको याद होगा कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी, ठीक, हमने बात किया था। उसके बाद होता है 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद फिर एक ट्राइपार्टाइट समझौता, ट्रीटी साइन होता है इलाहाबाद में। ठीक, और उस ट्रीटी के हिसाब से, अब ये मैं ज्यादा डिटेल में उधर जाऊंगा तो फिर इधर वाला रह जाएगा, उधर वाला मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, उधर वाला पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे अलग से। ठीक, जहां पे जरूरत होगा वहां पे देखेंगे, मेंस में अगर जरूरत हुआ तो देखेंगे, नहीं तो फिर जो 72nd वाला प्रीलिम्स का बैच होगा उसमें देखेंगे। ठीक, अभी जितना जरूरत है उतना ही करते हैं। तो 1764 बैटल ऑफ बक्सर पता होना चाहिए आपको। 1765 में इलाहाबाद में एक ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी के हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिशर्स नहीं बोल रहे हैं, कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखना है, कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करना है और कब तक ब्रिटिश यूज करना है, ये सब ध्यान देना है। ठीक, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो 1765 में के ट्रीटी के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आगे जहां भी ईआईसी दिखे तो आपको समझ जाना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बात हम लोग कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स, ये दीवानी राइट्स क्या होता है, दीवानी राइट्स क्या होता है, टैक्सेशन, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार होता है ना, उसको बोल, टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार होता है उसको दीवानी राइट्स बोलते हैं। तो किस किस का दीवानी राइट्स मिलता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वाह क्या बात है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद इलाहाबाद में ट्रीटी होता है 1765, और वहां पे दीवानी राइट्स मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहां कहां का दीवानी राइट्स मिलता है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बहुत बढ़िया, अभी तक समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया तो अब इससे आपको समझ जाना चाहिए कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका है। तो जब
ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका है, तो भागलपुर के क्षेत्रों में राजमहल हिल्स है। भागलपुर के क्षेत्रों में राजमहल की पहाड़ियां हैं। पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ी है, ठीक, हिल्स। तो वहां पे पहाड़ियास करके ट्राइब, जनजाति है ना, वो रहा करते थे। पहाड़ियाज रहा करते थे उन पहाड़ों पे। और वो क्या करते थे, अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारा टैक्स कलेक्शन आ चुका है, अब पहाड़िया क्या किया करते थे कि जो जमीन पे रहने वाले लोग हैं उनको आके और लूट के चले जाया करते थे, लूट के चले जाया करते थे। ब्रिटिशर्स बड़े परेशान रहते थे उनसे, यार करे तो क्या करे, इसका उपाय करे तो क्या करे। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आयरन कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड, पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ हम लोग बकवास करते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हालांकि डायरेक्टली इन्होंने ट्राई किया था लेकिन इनसे कंट्रोल हो नहीं पाया। वो लोग आते थे लूटपाट करके, नीचे जो रीजन में जो रहने वाले लोग हैं उनको लूट के चले जाते थे। अब जब उनको लूट ही लिया तो वो लोग टैक्स ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या ही देंगे, सोचने वाली बात है। तो अब इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये पूरा जंगल का एरिया है और पहाड़ है, तो पहाड़ से लगे हुए जो फुट हिल्स है ना, गिरिपद, फुट हिल्स, पहाड़ के नीचे नीचे वाला जो एरिया, वहां भी जंगल है ना। तो एक काम करते हैं, ये तो कृषि योग्य भूमि है, अगर इसको भी साफ करके यहां भी खेती किया जाए तो हमारा रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। तो इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण, एक संथाल जनजाति रहती थी झारखंड उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, उस समय झारखंड नहीं था, उस समय बिहार ही था। तो उस बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में संथाल नाम की जनजाति रहती थी। तो उन संथाल्स को ब्रिटिशर्स ने राजी करवा लिया, मना लिया कि सुनो भाई, क्यों तुम खाना बदोश वाले जीवन जी रहे हो। नोमैडिक लाइफ उनका था, कभी यहाँ कभी वहां, जहां खाने का उपाय मिल गया वहीं पे कुछ दिन टिक गए, फिर उसके बाद कहीं से अपना कारवां लेके चल दिए। ये ऐसे उनका जीवन था संथाल्स लोगों का। तो संथाल लोगों को ब्रिटिशर्स ने बोला कि काम करो भाई, क्यों इधर उधर भटक रहे हो, तुम आओ और राजमहल वाले क्षेत्रों में सेटल हो जाओ, एंड आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूंगा, मैं खेती करने के लिए जमीन भी दिलवाऊंगा, सारी व्यवस्था दिलवाऊंगा, तुम बस आओ और बस, हम है ना, मैं हूं ना, तुम बस आओ और सेटल हो जाओ। तो बड़ा मेहनत और मशक्कत के साथ ब्रिटिशर्स ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथाल्स लोगों को मना लिया, कहां आने के लिए, कहां आने के लिए, राजमहल वाले क्षेत्रों में आने के लिए। संथाल आना शुरू हो गए, कब से कब, 1770s के अंत और 1780s के शुरुआत, मतलब 1770s के अंत मतलब 78, 79, 80 और फिर वहां पे 81, 82, 83, ये ऐसे करके सालों में वो आना स्टार्ट हुए और आके उस राजमहल वाले एरिया में सेटल होना शुरू किए। आए कहां कहां से, एग्जाम में लिखना है आपको, कटक उड़ीसा, धालभूम झारखंड, मानभूम सब वही एरिया है, हजारीबाग मिदनापुर बंगाल बॉर्डर, और ये सब मूव करके कहा आए, राजमहल वाले क्षेत्रों में आके सेटल हो गए। ठीक है, ये सब आके और राजमहल के क्षेत्रों में सेटल हो गए। बहुत बढ़िया, अभी तक समझ में आ रहा है ये स्टोरी कैसे चल रहा है। अब आगे चलते हैं। संथाल ने अपना खाना बदोश जीवन त्याग दिया, गिवन अप दियर नोमैडिक लाइफ, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, और राजमहल के क्षेत्रों में आके बस गए। बहुत बढ़िया। उन्होंने क्या किया, बेचारे अपना घर जहां पे वो रहते थे वहां छोड़ के राजमहल आए, ब्रिटिशर्स के कहने पे, इन बेशर्मों के कहने पे। और देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं बेशर्म, ये आपको देखने के लिए मिलेगा।
उन्होंने उन सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया, जंगल को साफ किया और उस जंगल को कृषि योग्य जमीन बनाया। जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाया, जमीन जोती और वहां पे फसलें उगाई। किसने? संथाल्स ने। कहां से कहां आए, फिर जंगल को साफ किया, जमीन जोती, फसलें उगाई, कृषि योग्य बनाया। अब समस्या क्या हुआ कि पहाड़िया को तो नहीं भूल गए ना, जो पहाड़िया ऊपर से पहाड़ों से आते थे और सब कुछ बर्बाद करके लेके चले जाते थे। तो अब क्योंकि ये जंगल काट रहे थे कौन? संथाल। तो पहाड़िया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। तो अब नया वॉर स्टार्ट हुआ, पहाड़ियाज वर्सेस संथाल्स। तो संथाल को आयर फेस करना पड़ा। आयर मतलब क्रोध होता है, आयर मतलब क्रोध होता है। देखो इस क्लास में हिंदी माध्यम वालों कितने इंग्लिश के वर्ड भी सीख जाओगे आप लोग ऐसे। तो संथाल्स और पहाड़िया के बीच में स्टार्ट हुआ युद्ध। युद्ध कहने का मतलब है कि वो फुल फ्लेज वॉर नहीं था, लेकिन उनके बीच में स्टार्ट हुआ। क्योंकि वो लोग जब आया करते थे उनको प्रॉब्लम था ना, पहाड़िया को इस बात से बहुत समस्या था कि ये लोग कहां से उठ के आ गए मेरे क्षेत्र में और मेरे ही जंगल को खत्म किए जा रहे हैं। ये लड़ाई था, ये आपको बिल्कुल एग्जाम में लिख के आना है। हो वर्सेस प्लॉ। प्लॉ का मतलब होता है हल और हो का मतलब होता है कुदाल। तो कुदाल मेंशन करता है, कुदाल जो है वो सिंबॉलिक नाम है, मतलब कि सिंबलाइज करता है पहाड़ियाज को। और प्लॉ, प्लॉ खेती कौन कर रहा था, जोत कौन रहा था जमीन को? संथाल। ध्यान रखना है ये बात। तो ये हो वर्सेस प्लॉ का लड़ाई चल रहा था वहां पे। ब्रिटिशर्स ने ही लाया था संथाल्स को, वहां पे बसाया था, और जब लड़ाई हुआ तो ब्रिटिशर्स ही मुंह उठा के आगे मध्यस्थता करवाने के लिए, सेटलमेंट करवाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं किसके बीच में? किसके बीच में? पहाड़ियाज और संथाल के बीच में, बिटवीन टू ग्रुप्स। टू ग्रुप्स कौन थे? पहाड़िया और संथाल के बीच में क्या करवाते हैं? कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, समझौता करवाते हैं ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक क्षेत्र डिमार्केट कर देते हैं और उसका नाम होता है दामिन ई कोह। ये आपको एग्जाम में लिख के लाना है, ये है आपका कीवर्ड। और ये दामिन ई कोह वाले ही एरिया में संथाल्स को बसाया गया। ये ईयर भी लिखा हुआ है 1832 1833 के बीच में ये एरिया क्रिएट किया गया, दामिनी कोह, और इस एरिया में संथालों को बसाया गया। ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। और जब ये हुआ तब क्या हुआ? ये हुआ तो ये हुआ, देखो, संथाल सेटल्ड एज पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब किसान। संथाल जो जनजाति थे वो किसान के रूप में फुट हिल्स एरिया में, मतलब कि पहाड़ों के तलहटी नीचे नीचे वाले जो एरिया है वहां पे सेटल हो गए। और जो पहाड़ियाज थे उनको और ऊपर, मजबूरी में बेचारे को और ऊपर जंगलों में जाना पड़ा। ठीक है, जबकि पहाड़िया लोगों को ऊंची पहाड़ियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार से सेटलमेंट हुआ। कहानी अभी तक समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कहानी अभी तक? इंटरेस्टिंग है या नहीं है बताओ? जब तक ये जानिएगा नहीं तब तक कैसे लिखिएगा? अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। सुनो, संथाल बेचारे मानभूम, धालभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, कटक, कहां कहां से आए और सेटल हो गए। जंगल को काटा राजमहल के फुटहिल्स में, और वहां पे उसको, उस जमीन को, जो जमीन कृषि लायक नहीं था उसको उसको कृषि योग्य बनाया और वहां पे सेटल हो गए। लेकिन अब देखो डबल स्टैंडर्ड ब्रिटिशर्स का। लेकिन तुरंत संथाल्स को ये एहसास हो गया, उनको रियलाइज हुआ कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना जमीन खोते जा रहे हैं, अपना जमीन लूज कर रहे हैं। किसको लूज कर रहे हैं? मनी लेंडर्स, साहूकार, है ना, जो ब्याज पे पैसा देते हैं। और दिकूज। दिकूज का मतलब यहां पे अब सुनिए, या
ये वर्ड लिख के आना एग्जाम में। दिकू अगर नहीं लिखे, इसका मतलब है कि आप फेल होने के लिए एग्जाम दे रहे हो। दिकू का मतलब है आउटसाइडर्स, बाहरी लोग। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। दिकुस जहां भी आए, दिकुस, दिकू का मतलब होता है आउटसाइडर्स, बाहरी लोग। तो मनी लैंडर्स और जो बाहरी लोग थे, जो बाहर से आके, वहां के नेटिव नहीं थे, जो बाहर से आके वहां पे बस रहे थे, मारवाड़ी लोग, पंजाबी लोग, या जो भी और दूसरे लोग हैं, वो जो आके वहां पे बस रहे थे, उनको, है ना, उनको क्या हो रहा था, वो ये अपना जमीन लूज कर रहे थे। कौन? संथाल्स। कैसे लूज कर रहे थे भाई, ये भी समझना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं ये संथाल लैंड लूज कैसे कर रहे थे। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन समझ लो कि 1793 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था एक नया एक्ट, जिसका नाम था परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको दूसरी भाषा में कहा जाता है जमींदारी सिस्टम। यहीं से जमींदारी स्टार्ट हुई थी। 1793 परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं पता है तो पता रहना चाहिए आपको, बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसी को कहा जाता है जमींदारी सिस्टम। यहीं से जमींदारी प्रथा स्टार्ट हुई थी। और इसी के आधार पे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि संथाल्स को लाया, जंगल को साफ करवाया, उसको कृषि योग्य बनाया, और तब बोला कि सुन भाई, एक नियम भी है। कौन सा नियम? परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब तुमको उसके हिसाब से, तुम तो यार खेत जोत रहे हो, और ये खेती, मतलब ये जो खेत है बड़ा उपजाऊ है, अब तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये संथाल बोल रहे, टैक्स? कैसा टैक्स? आपने तो कुछ और बोला था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोल रहे हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश में है, हम तो एहसान मानो हमारा कि हम तुम पे थोड़ी देर से लागू कर रहे हैं। सुनो, 2 महीने बाद, जैसे ट्रम्प का टैरिफ है ना, कि अभी वो बोलता रहता है कि अगस्त से लागू होगा, सितंबर से लागू होगा, बस वही चीज था। बोला कि सुनो, 2 महीने बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और तुम्हें इतना टैक्स देना है। अब ये बेचारे टैक्स कहां से देंगे? टैक्स न देने के स्थिति में इनकी जमीनें छीन ली जाती थी, और छीन के जो जमींदार्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, दिकूज हैं, उनको दे दिया जाता था। ये सिस्टम था। आगे चलते हैं। रीजन क्या था? वही रीजन था जो हमने अभी तक बात किया, एक बार लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक, देखो क्या है। सबसे पहले एक एक करके बड़ा डिटेल में बात करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल वगैरह सब कुछ बात करेंगे। तो पहले इकोनॉमिक रीजन बात करते हैं कि क्यों ये विद्रोह हुआ, तो उसका इकोनॉमिक रीजन एक बार देख लेते हैं। तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हमने अभी देखा, उसने पूरी तरीके से संथाल के ट्रेडिशनल, पारंपरिक लैंड सिस्टम को खत्म कर दिया था। अब संथाल लोगों का परंपरा अलग था, उनका ट्रेडिशन अलग था, है ना, और उसको हटा के इन्होंने बोला कि सुनो, तुम्हारा क्या व्यवस्था था जमीन का, कैसे तुम लोग उसका कल्टीवेशन करते थे, कैसे अपना, है ना, शेयर वगैरह करते थे, ये हमको नहीं पता। अभी से लागू होता है परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और तुम्हारी भाषा में इसको बोलेंगे हम जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ये हुआ। और इससे क्या हुआ कि नया सिस्टम जैसे ही लागू हुआ, वैसे ही उनका पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया। ये समझ में आ रहा है? और ये देखो, ये इस तरीके से मैंने बनाया है कि आप एकदम एग्जैक्टली एग्जाम में बस यहां से बस रटो और लिख के आ जाना है, बस कुछ मेहनत ही नहीं करना है आपको। एग्जैक्टली यही चीज, सारे कीवर्ड सब कुछ इसमें है मार्क किए हुए। ठीक, अब क्या है, इसी के बेसिस पे ये नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम कम्युनिटी ऑनरशिप टू इंडिविजुअल ऑनरशिप। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संथाल्स लोग थे, वहां पे लैंड सिस्टम जो है वो क्या था? कम्युनिटी का था। मतलब कि जो पूरा कम्युनिटी है, पूरा समाज है, उसका जमीन है, किसी एक का जमीन नहीं है।
लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या सिस्टम हो गया, जमींदारी सिस्टम आने के बाद, अगर मैं जमींदारी सिस्टम बोलूं तो ये लिए हमेशा लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, याद रहना चाहिए। तो ये कम्युनिटी ओनरशिप से आ गया कहां पे, इंडिविजुअल ओनरशिप, और वही तो आज भी चल रहा है। हम जमीन अपना लेते हैं, खुद का लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि जमीन है और पूरे गांव का जमीन है, नहीं, गांव में अलग अलग लोगों का जमीन है। तो ये पहले कम्युनिटी ओनरशिप था, लेकिन अब अंग्रेजों ने बनाया सिस्टम इंडिविजुअल ओनरशिप का। ठीक, उसके साथ साथ कुछ जमीनों को इन्होंने दिकू, यानी कि जो बाहर के लोग आके बसे थे, बसे क्या थे, इन लोगों को जबरदस्ती बसाया जा रहा था एज एजेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उनको जमीन ट्रांसफर कर दिया जाता था। इन संथाल से जबरदस्ती जमीन इन बाहरी लोगों को दे दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, जो लैंड का, जमीन का जो टैक्स था, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत उस टैक्स को, उस कर को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था। बेचारे कहां से देंगे ये गरीब लोग, और संथालों को मजबूर किया गया कि उस टैक्स के पैसे को चुकाने के लिए तुम और कर्ज लो। किससे कर्ज लेने जाएंगे, मनी लेंडर्स के पास जाएंगे, और मनी लेंडर्स के पास टैक्स लेते 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 एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि ये भारी कर्ज तले दब जाएंगे, और तब ये चाह के भी रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, ना ही रेवेन्यू दे पाएंगे और ना ही मनी लेंडर से लिया हुआ कर्ज चुका पाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा, इनका जमीन छिन जाएगा, मनी लेंडर्स इनके जमीन को जब्त कर लेते थे। ठीक है, और इनका एक्सप्लॉइटेशन भी होता था, इनका गंभीर भयानक शोषण हुआ करता था संथाल्स लोगों का। सोचो बेचारे को कहां से कहां ले आया गया और उनके साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो स्थिति। ठीक, अब उसके बाद यहां तक तो ठीक ही था, यहां तक तो चल ही रहा था, ठीक नहीं था मतलब यहां तक तो चल ही रहा था, ये सब बातें हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा था, लेकिन अभी भी उनका मन नहीं भरा था। अभी और सुनो, न्यू फॉरेस्ट लॉ, अंग्रेजों ने नया फॉरेस्ट लॉ लाया। आज फॉरेस्ट लॉ आता है हमारे यहाँ, बाघ को बचाने के लिए, ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए, बियर को बचाने के लिए, डॉल्फिन्स को बचाने के लिए अलग अलग कंजर्वेशन एक्ट आते हैं। उस समय अलग एक्ट आया था, फॉरेस्ट लॉज, और उस लॉज के तहत संथाल्स को बोला गया कि सुनो भाई, तुम्हारा अब जंगलों पर कोई भी अधिकार नहीं है। जंगल से तुम जो लकड़ियां उठा के लाते हो जलाने के लिए, जंगल से तुम जो पत्ते और जड़, है ना, पेड़ों की टहनियां, पत्ते, फल, फूल, जो भी चीज उठा के लाते हो, या जंगली शिकार, जंगली जानवरों का शिकार करके, है ना, खाने के लिए, तो ये सब पे प्रतिबंध लग गया। आज से जंगल में बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो, है ना, बस। तो ये ऐसा नहीं बोला था कि गोली मार देंगे, ये कहीं पे ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं है, ये मैं बस बोल रहा हूं कि बस उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया। ठीक है, कि जंगलों से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब संथाल ने बोला कि यार, जिन जंगल पे हम डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, हमको वहीं पे बैन कर दिया, जंगल में ही ला के बसाया, जंगलों को जमीन बना दिया, तब बोला कि जंगल से कोई मतलब ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, तो उनको बैन कर दिया गया। ये और गुस्सा आया लोगों को कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ब्रिटिशर्स ने एक कदम और आगे काम किया, फोर्स्ड लेबरर्स, जिसको बोलते हैं बेगार्स। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते, किसी को गुस्सा में बोलते हैं कि बेगार समझ ली हो क्या, हमको बेगारी करवा रहा है हमसे। तो ये बेगार शब्द वो जो है वो वहीं से आया है, उस टाइम से आया है, समझना बात को। बेगार का मतलब होता है कि तुमसे जबरदस्ती काम करवाना और एक पैसा उसके बदले में नहीं देना। समझ में आ रहा है कि बेगार क्या है? तो ये है बेगारी प्रथा। फोर्स लेबरर्स मतलब जबरदस्ती पकड़ लिया गया और बोला गया कि सुनो, 18 घंटा काम काम करना है। तो मालिक क्या देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं ना, बस वही बहुत है। ऐसे चलता था। मतलब सोचो कितना, अभी आज हम लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज हम लोग सड़कों पे निकल जाते हैं, हो हंगामा करते हैं। सोचो उस टाइम में क्या होता था, है ना, सोचने वाली बात है।
तो फोर्स्ड लेबरर्स, बेगार्स, ये हमने देख लिया। अब रिलीजियस कारण, इसको भी देख लेते हैं। इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड स्टोरी है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे भी। चार्टर एक्ट 1813 वाला जो चार्टर एक्ट था, उसमें एक नियम ऐसा भी था कि उस एक एक ऐसा भी नियम था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 1813 चार्टर एक्ट के तहत, है ना। ईसाई मिशनरियों को लाया गया 1813 चार्टर एक्ट के तहत। और जब वो ईसाई मिशनरी लोग आए, कौन है ईसाई मिशनरी? जो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। ये लोग जब आए तो ये सबसे पहले इनके लिए इजी पिकिंग्स था। इजी पिकिंग्स था, आसानी से बेवकूफ बन के कन्वर्ट हो जाने वाले लोग कौन थे? भोले भाले आदिवासी लोग। ये लोग पहुंच गए वहां पे स्कूल खोला, कॉलेज खोला। अभी भी आज आप जाओगे तो इन कंपैरिजन टू बिहार आपको झारखंड में ज्यादा ये लोग मिलेंगे। अभी भी इन लोगों का दुकान चल रहा है उधर, ठीक है। तो जो सीधे साधे जो लोग हैं, उनको ये लोग कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो इनको लाया गया और उससे क्या हुआ? उससे जो संथाल का जो अपना अपना कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस वैल्यू, इन सबको भारी नुकसान पहुंचा, है ना। उनके सांस्कृतिक, पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा। किसके? संथालों के। क्योंकि ये लोग आके पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। संथाल किसकी पूजा करते थे? ये है आपका कीवर्ड। एग्जाम में अगर नहीं लिख के आओगे तो फेल होने का सारा उपाय है आपके पास। संथाल पूजा करते थे, उनके भगवान का नाम था ठाकुर बोंगा। ये लिख के आना है, ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं कि सुनो, ठाकुर बोंगा को भूल जाओ, पूजा करना है गॉड इज, है ना, गॉड इज ग्रेट, है ना। ये ऐसे करके ये लोग बोल रहे थे। तो ये सब बातें चल रही थी वहां पे। अब सोशल और पॉलिटिकल भी देख लेते हैं। सोशल इशू क्या था? संथाल जो पूरा का पूरा समाज था, वो कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी था, है ना। क्या था? समुदाय आधारित समाज था। कैसा समाज था? समुदाय आधारित समाज था। सब मिलजुल के एक साथ रहते थे। जमीन भी एक आदमी का नहीं था, पूरे समुदाय का जमीन था। जो भी काम करना है साथ में मिलजुल के करना है। शिकार भी करने जाना है तो आधा गांव उठ के साथ में चला गया। फेस्टिवल मना रहे हैं तो पूरा गांव साथ में मना रहा है, ठीक। और इस कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी जो था, उसको मांझी सिस्टम कहा जाता था। मांझी सिस्टम कहा जाता था। हु वाज मांझी? मांझी मतलब द हेडमैन ऑफ विलेज यूज्ड टू कॉल्ड मांझी। याद रखेंगे इसको। मांझी सिस्टम वहां पे फेमस था। कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी, मांझी सिस्टम वहां पे चला करता था, ठीक। ये कीवर्ड है आपका, लिख के आना है आपको एग्जाम में। मांझी सिस्टम, संथाल्स, ठीक। लेकिन ब्रिटिश जब यहां पे हस्तक्षेप करना शुरू किया तो ये मांझी सिस्टम भी बर्बाद होना शुरू हो गया, ठीक। ओके, मेरा काम है आपको समझाना। आप वर्ड और एग्जैक्टली कैसे लिखा है आप देख के, आपको जैसे याद करना है आप याद कर सकते हैं। आपके लिए पूरी व्यवस्था है। अब मैं आऊं और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपको मजा तो नहीं आएगा। मेरा काम है चीजों को एक्सप्लेन करना, उसके आगे पीछे की कहानी को बताना, जिससे चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। बाकी तो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट, पॉलिटिकल रीजन यहां भी है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड पॉलिटिकल रीजन है कि संथाल का, ये देखो, संथालों में पारंपरिक स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था। संथाल का पारंपरिक ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, गांव में कुछ घटना घटी, गांव में कुछ हुआ, कुछ कांड हुआ, कुछ, है ना, ऐसा कुछ। तो गांव में पंचायत बैठा और वहां पे जो फैसला लिया गया वही सर्वमान्य है। देयर इज नो कोर्ट, देयर इज नो सिविल कोर्ट, देयर इज नो हाई कोर्ट, देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नथिंग। जो पंचायत का फैसला है वो सर्वोपरि है, सबको मान्य है, सबसे ऊपर है। वो ईश्वर का फैसला है।
आप इतना समझ के चलो, दैट इज कॉल्ड परहा पंचायत। पढ़ा पंचायत या परहा पंचायत इसको बोला जाता है। ये कीवर्ड है, लिख के आना है आपको, परहा पंचायत। तो पॉलिटिकल, लेकिन ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के वजह से इस पढ़ा पंचायत का भी रेलेवेंस खो रहा था, ये भी खतरे में आ गया था। समझ में आ रहा है? मांझी सिस्टम खतरे में, पढ़ा पंचायत खतरे में, इनका जो रिलीजन है और जिस गॉड का पूजा कर रहे हैं ठाकुर बोंगा, सब खतरे में। समझ में आ रहा है? अब आगे, अब इतना तो बेसिक जो रीजन है वो हमने देख लिया। अब इमीडिएट कॉज क्या होता है? व्यवस्था तो सारी हो चुकी है, लेकिन एक इग्निशन पॉइंट तो चाहिए कि हाँ माचिस यूं ऐसे किया और सब कुछ ऐसे ऐसे जल गया। तो इमीडिएट कॉज है। तो देखो, इमीडिएट कॉज में अलग अलग सोर्सेज में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप एक बार ध्यान से देखेंगे और इसको ही आप लिख के आएंगे। देखो होता क्या है कि एक बार की घटना है। ये लोग क्या करते हैं कि छोटा सा चोरी मामला होता है 1855 में, क्योंकि संथाल विद्रोह का टाइमिंग भी जो कि हमने देखा है कि 1855 से 1856 के टाइम में रहा। ठीक, तो 1855 में क्या होता है कि एक पेटी थेफ्ट, मतलब कि मामूली चोरी। ठीक है, पेटी थेफ्ट का मतलब होता है मामूली चोरी। एक मामूली चोरी का मामला था। उसमें क्या हुआ कि कुछ संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। ठीक है, बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। ठीक, अब क्यों ऐसा होता था? भेदभाव होता था। कैसा भेदभाव होता था? देखो, ब्रिटिशर्स, देखो दुनिया का एक नियम है, आई इज इक्वल टू आर। आई इज इक्वल टू आर मतलब क्या? इंटरेस्ट इज इक्वल टू रिलेशन। ठीक, जहां पे इंटरेस्ट है वहां पे रिलेशन है। तो होता यूं है कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट दिकू, मनी लेंडर्स और जमींदार से पूरा हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। अगर कोई भी पुलिस केस होता, कोई भी अगर कोर्ट केस होता है ना, तो वहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हीं का सपोर्ट किया करते थे, दिकू, मनी लेंडर्स, जमींदार्स। कभी भी इन गरीब लोगों का, इन गरीब आदिवासियों का सपोर्ट नहीं होता था। बहुत ज्यादा इनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो अब छोटा चोरी हुआ तो इन लोग को बस एक बहाना मिल गया, कुछ कुछ संतालों को उठाया, उठा के जेल में डाल दिया और भर पेट कूट दिया। ठीक, अब आप लोग बोलोगे कि क्या ये बीपीएससी यूपीएससी का क्लास लेते हो और इस सस्ती वर्ड्स का यूज करते हो? कभी कभी होता है, क्या होता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आप पे अच्छा बने। जब मैं इस तरीके से कभी कभी ऐसे वर्ड बोलूंगा तो एक बढ़िया इम्पैक्ट जाएगा और छप जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये बात है। तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना भाई। तो उसके बाद अगर बात करें तो अब बात करते हैं, इनको उठा के और इनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। बदले में क्या हुआ? संथाल ने जबरदस्त तरीके से अपना बदला लिया। उस दरोगा को जान से मार दिया गया, जिस दरोगा के नेतृत्व में इन लोगों को उठा के और टॉर्चर किया गया था। दरोगा के साथ साथ जितने जो भी लोग थे उनको भी इन लोगों ने जान से मार दिया और पूरे पुलिस स्टेशन को इन्होंने जला दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यही घटना किसी 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 बुक में और लिखा रहता है कि एक छोटा सा कोई ऐसा कुछ हो रहा था, रेड था, और उसमें जो है वो ये लोग उपद्रव मचा रहे थे, जिसमें सिद्धू और कान्हू को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेता है और जिसके वजह से पूरे दरोगा और उसके लोगों को मार के और पुलिस थाना जला दिया जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पे चीजें मिलती हैं, बट ये थोड़ा सा ऑथेंटिक लगा तो ये आप लिख सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। कई सारे बुक में ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब इतना तो हुआ, अब यहीं से स्टार्ट हुआ फ्लेम, चिंगारी यहीं से भड़कना स्टार्ट हुआ। और भी छुटपुट घटनाएं हुई, और भी छुटपुट घटनाएं हुई, कुछ और इंसिडेंट्स हुए, कुछ और भी फैक्टर्स थे, है ना। आगे की घटनाएं और कई कारकों ने विद्रोह को, है ना, विद्रोह को जन्म दिया। और विद्रोह का नाम क्या था? हुल, ये कीवर्ड है आपका।
दिस इज अगेन अ कीवर्ड। हुल, हुल को बोलते हैं मूवमेंट फॉर लिबरेशन, आजादी के लिए विद्रोह हुआ है ये हुल। उसको लोग, ये लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में हुल बोलते थे। कौन? संथाल लोग। संथाल लोग के भाषा में ये हुल था। ठीक, तो ये हुल स्टार्ट हो गया, याद रखना है, ये कीवर्ड है। अब कौन कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू के लीडरशिप में, नेतृत्व में संथाल जो है वो विद्रोह शुरू किया। संथाल लोगों ने विद्रोह शुरू किया। अब क्या है, अब संथाल लोगों ने कैसे विद्रोह किया और क्या क्या किया उसमें? तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि देखो भाई सुनो, भागलपुर से लेके राजमहल के बीच है ना, भागलपुर और राजमहल के बीच का जो एरिया है वो ऑटोनॉमस हो गया। अब वो हमारे कंट्रोल में है, हम किसी के कंट्रोल में नहीं है ये। अब हम इसके मालिक खुद ही हैं। हम लोग अब इसको रूल करेंगे, ऑटोनॉमस है हम लोग। हम किसी के अंडर नहीं है, किसी ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी किसी ब्रिटिशर्स के अंदर हम लोग नहीं है। इन लोगों ने साफ साफ बता दिया, ठीक है, क्लियरली बोल दिया इन्होंने। ओके, सही है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एमिसरीज, देखो एक और इंग्लिश वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। एमिसरीज का मतलब होता है दूत, है ना। तो एमिसरीज, अब क्योंकि लड़ाई करना है, युद्ध करना है, तो लोग भी तो चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साल के वृक्ष, साल के पेड़ उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं अच्छी संख्या में। तो साल के जो ब्रांच और जो टहनियां हैं पत्तों समेत, उसको लेके, वो एक सिग्नल था, वो एक सिंबल था, उसको ले लेके लोगों को भेज दिया अलग अलग संथाल वाले क्षेत्रों में। और जब संथाल वाले क्षेत्रों में जो दूत गए साल की टहनियों को लेके, तो उनको सिंबल मिल गया, उनको उनको ये मैसेज मिल गया कि भाई अब हमें चलना है, अब बुलावा आ गया है। तो लगभग इसी आधार पे 10,000 संथाल इकट्ठा हो गए 30 जून 1855। कहां? भोगनाडीह करके एक जगह है, नाम नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रहना चाहिए कि साल जो वृक्ष और उसकी शाखाएं हैं, शाखाएं मतलब टहनियां कह सकते हैं, तो साल की टहनियां, है ना, इससे इसको लेके दूत गए बुलावा देने के लिए कि भाई चलो अब युद्ध में जरूरत है लोगों का। लोग जो है वो अपना तीर धनुष लेके पहुंच गए इन जगहों पे। भोगनाडीह जून 30 1855। और यहाँ अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू ये लोग जो है वो स्टार्ट किए, रेबेलियन स्टार्ट किए, यहां से स्टार्ट हुआ। इसमें एक रिलीजियस एंगल भी है, ये लिखना बहुत अनिवार्य है। अगर इसको नहीं लिखते हैं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। एक रिलीजियस एंगल ये भी है कि देखो कैसे अभी होता है कि जैसे लोग बोलता है कि जैसे अभी देखने के लिए मिलता है सुसाइड बॉम्बर, तो बस वही चीज वहां भी था पहले कि लोग लोग क्यों लड़ेंगे आपके लिए? लोग क्यों अपना जान खतरे में डालेंगे? अगर वो अच्छे से रह रहे हैं, वो कहीं जाके अंदर पहाड़ों में छिप जाएंगे, क्यों वो लड़ने जाएंगे? अपना अपना जान कुर्बान करने क्यों जाएंगे? तो देखो रिलीजियस एंगल जोड़ा। सिद्धू और कान्हू ने बोला कि सुनो, जो हमारे भगवान है ना ठाकुर बोंगा, वो हम खुद सपने में आए थे और एकदम आशीर्वाद देके गए हैं और बोले हैं कि सारे जो डिकू हैं, बाहरी लोग हैं, उनको बाहर भगा देना है और ब्रिटिशर्स को भी पूरे संथाल लैंड से बाहर भगा देना है। तो अब लोग जो है वो देवी देवताओं के प्रकोप से बड़ा डरा करते थे। लोगों ने मान लिया। लोगों ने बोला कि अरे भाई जब ठाकुर बोंगा का ये आदेश है तब तो हम जान दे देंगे, लेकिन हम तो ये इनको इनको भगा के ही छोड़ेंगे। ठीक, अब लोग जो है वो शुरू हो गए। इस रिबेलियन में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सिद्धू और कान्हू तो नाम आप लिखोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम और भी है, चांद और भैरव भी आप अगर ऐड कर देते हो तो आपका वेटेज बढ़ जाता है। और वहां पर की सिद्धू और कान्हू की जो बहनें हैं, फूलो और झानो, इन्होंने भी उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो आप ये दो चार नाम और अगर याद कर लेते हो तो आपका काम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चांद एंड भैरव और फूलो और झानो, ये दोनों उन लोगों की बहनें थी, फूलो और झानो। ठीक, ओके, ये आगे हुआ। अब जब अपराइजिंग हुआ, तो अब जो उसको ब्रिटिशर्स उसको फोर्सफुली दबाएंगे भी। ब्रिटिशर्स ने इसे बहुत ही ब्रूटली
निर्ममता से, क्रूरता पूर्वक इसको दबा दिया। मिलिट्री का यूज किया 1856 में और इसको पूरा मतलब है ना सप्रेस कर दिया बुरी तरीके से। क्या किया? गांव के गांव जला दिए, या तो गांव के गांव जला दिए, नहीं तो हाथियों से पूरे गांव को बर्बाद करवा दिया गया। ठीक है, ये लिख के आना है, ये 2 पॉइंट लिख के लाना है। एक, गांव के गांव जला दिए और हाथियों से गांव को बर्बाद करवा दिया गया। ठीक, हजारों संथालों को निर्ममता से है ना मैसेकर्ड, उनका नरसंहार किया गया। सिद्धू और कान्हू तो थे ही, सिद्धू कान्हू चांद भैरव सबको मार दिया गया। ओके, अब इसका आउटकम क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि संथाल परगना बनाया जाता है। कैसे? तो कुछ एरिया भागलपुर का काट के और कुछ एरिया बीरभूम से काट के, मतलब काट के मतलब केक नहीं है कि काट दिए, मतलब कुछ 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 एरिया भागलपुर से ले लिया और कुछ एरिया बीरभूम से ले लिया, दोनों को मिला के संथाल परगना का क्रिएशन हुआ, इसको बनाया गया। ठीक है, ये समझ में आता है? संथाल लोगों के लिए संथाल परगना बनाया गया। उसके बाद मांझी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से खतरे में पड़ गया था, लगभग खत्म हो गया था, उसको दोबारा स्थापित किया गया। मांझी सिस्टम को दोबारा स्थापित किया गया। ठीक, ये नॉन रेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट बन गया, मतलब कि यहाँ पे काइंड ऑफ ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस ये लोग बोल रहे थे ना, तो लगभग वैसा ही कुछ। हालांकि इसके बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन एग्जाम में अभी हमको इतना लिख के नहीं आना है, हमें काम भर ही लिखना है। तो नॉन रेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट था और इस पे जो नियम पूरे भारत में लागू हो रहे थे, वो नियम इन आदिवासी क्षेत्रों में, इन संथाल क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। यहाँ के यहाँ के विलेज हेड जो जो मांझी सिस्टम था उसके हिसाब से, विलेज हेड और विलेज जो ऑफिसर्स थे, ग्राम प्रधान और ग्राम अधिकारियों को पावर ज्यादा दे दिया गया कि सुनो भाई, तुम लोग अपना मसला तुम खुद ही हैंडल कर लेना, तुम लोग अपना ऑटोनॉमसली रूल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस तुम लोग अपना। और लगभग क्या गया कि उनको पूरे दुनिया से, मतलब बाहरी दुनिया से उनको काट दिया गया, बोला कि तुम लोग का दुनिया अलग है, चिल मारो तुम लोग। ठीक, संथाल परगना, ये तो आप लोग को लिख के लाना है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, मतलब कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखे तो कुछ नहीं लिखा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड, और ग्राम प्रधान और ग्राम अधिकारियों को ये हमने पहले ही देख लिया है। तो ये इसका आउटकम रहा। स्टार्ट कैसे हुआ था, बैकग्राउंड देखा है ना, रीजंस देखा, इकोनॉमिक रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, सोशल रीजंस, रिलीजियस रीजंस। उसके बाद इमीडिएट कॉज, उसमें रिलीजियस एंगल भी आया। फिर उसके बाद जो है वो रोज टू रेबेलियन, ये लोग क्रांति किए, क्रांति करने के बाद है ना विद्रोह करने के बाद जो है वो उसको ब्रूटली सप्रेस भी किया गया और फिर कुछ आउटकम्स भी आए। तो अगर आपको कभी लिखने के लिए आ जाता है 38 मार्क्स वाले में, तो आपके लिए पूरा व्यवस्था यहाँ पे है। अगर शॉर्ट नोट में आता है, शॉर्ट में आता है, तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट करके आप डाल दीजिए, वो उसको लगभग 1.5 से पौने 2 पेज में लिखना होता है, तो आपका काम हो जाएगा। 2 पेज मिलते हैं उसके लिए, है ना, शॉर्ट वालों के लिए 2 पेज मिलते हैं, तो आप लगभग 1.5 पेज अगर लिख देते हैं तो वेल एंड गुड है उसके लिए। आगे चले, मुंडा रिबेलियन। अभी तक कितना टाइम हो चुका है, लेट मी सी, वी हैव कंप्लीटेड 1 आवर ऑलमोस्ट 54 मिनट हो रहा है। तो मुंडा रिबेलियन भी आज हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आराम से मैं क्या करूंगा कि 1-2 दिन तक अब लेक्चर नहीं डालूंगा, और आप लोग आराम से इसको खत्म करिए, आराम से पढ़िए, समझिए। जब आप इसको पूरा कर लेंगे 1 से 2 दिनों में, तो उसके बाद ही फिर नया लेक्चर आएगा। तो मैंने ये तय किया है, पहले मैंने सोचा था कि छोटे छोटे लेक्चर जो है वो वीक में 5 दिन डाल दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि
उतना वेट नहीं करना चाहते हैं, जो ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमको जल्दी से जल्दी जितना कंटेंट मिल जाए तो मैं उतना जल्दी से जल्दी कर लूँ अपना प्रिपरेशन। तो मैंने ये सोचा कि वीक में 3 दिन ही आएगा, लेकिन लंबे लेक्चर्स आएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको टाइम भी मिल जाएगा, आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, दूसरे जगह फोकस भी कर सकते हैं और चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहेंगी। 3 दिन बीपीएससी को देंगे टाइम और 3 दिन यूपीएससी को टाइम देंगे, क्योंकि उधर इन्वायरमेंट का भी सीरीज चल रहा है। और आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप बीपीएससी या जो भी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए भी है। शुरू के 7 लेक्चर्स आप जरूर जाके देखो, आपको आगे के प्रीलिम्स के लिए और जो भी दूसरी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बहुत हेल्प करने वाला है, आप जाके देख लेना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो मुंडा रिबेलियन हम लोग देखेंगे अभी। बिरसा मुंडा का पूरा कहानी है, देखते हैं इसका कहानी क्या है। अब देखो इसमें जो है वो थोड़ा सा हम लोग जो संथाल में था वहां पे हमारा फ्लो अलग था, यहाँ पे मैं फ्लो अलग रखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग बोर हो जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे कि एक ही फ्लो में मास्टर सब स्टोरी पढ़ा रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा कि थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए आपके लिए। तो इसको देखो पहले ही मैंने लिख दिया, वहां पे बहुत देर से जाके मैंने लिखा था कि हुल, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही दे दिया है कि देखो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट में ही सिर्फ कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स है। कहा क्या नाम था इस रेबेलियन का? नाम था क्षेत्रीय भाषा में उलगुलान, ग्रेट टुमुल्ट, ठीक है, ग्रेट टुमुल्ट उलगुलान, हाँ, महान विद्रोह ये था, ठीक है। तो उसके बाद कब हुआ? 1899-1900 के टाइम में मेन जो पार्ट है वो हुआ। हालांकि चल बहुत पहले से ही रहा था, लेकिन वो छोटी मोटी घटनाएं थी। लेकिन हम लोग जो बड़ा विद्रोह कंसिडर कर रहे हैं वो 1899 से 1900 वाला टाइम था। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले क्षेत्र में हुआ। तो आपके लिए एग्जाम का सारा कीवर्ड तो पहले स्टेटमेंट में ही है। अब क्यों हुआ, है ना, ये क्या था और क्यों हुआ देखते हैं। अगेंस्ट ईआईसी, ईआईसी का मतलब समझते ही हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ, ठीक। और किसके खिलाफ हुआ? लोकल लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स, मतलब कि साहूकार्स और जमींदार्स के खिलाफ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये हुआ उलगुलान, लोकल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ, और जो ब्याज पे सूद पे पैसा देने वाले जो लोग थे मनी लेंडर्स, उनके खिलाफ हुआ। कौन? उलगुलान विद्रोह हुआ। समझ गए? कीवर्ड मिल रहा है सब कुछ। अब क्यों हुआ भाई? ये इसलिए हुआ कि इन्हें अपना ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, अब सोचो सारी कहानी संथाल वाली ही है, संथाल को समझ लिया तो ये भी सेम है, सेम एकदम है, एग्जैक्टली रीजन वही मिलेंगे। तो इनका भी ट्रेडिशनल लैंड राइट्स और अपना कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में पड़ चुका था। किससे? कॉलोनियल लोगों से। जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने से, उनके इन्फ्लुएंस से इनका भी अपना पारंपरिक जो लैंड सिस्टम था या लैंड राइट्स था वो सब कुछ खतरे में। इनकी भी जमीनें छीनी जा रही थी, इनका अपना जो कल्चरल आइडेंटिटी था वो सब खतरे में, सांस्कृतिक पहचान ये सब खतरे में था। उसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने उनके खिलाफ उलगुलान विद्रोह शुरू किया। समझ में आ रहा है? हुआ, एक ओवरव्यू हुआ क्या है उलगुलान, ग्रेट टमल्ट, ये सब याद रखना है। 1899, 1900, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब याद रखना है। अब आगे चलते हैं, फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा एकदम लिटिल। अब यहाँ पे सारे कीवर्ड्स भरे हुए हैं आपके लिए। वहां मांझी सिस्टम याद था, यहाँ पे खुटकट्टी सिस्टम है, ध्यान देना। ये मुंडास का ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है, खुटकट्टी सिस्टम। और इसी खुटकट्टी सिस्टम के आधार पे उनकी पहचान हुआ करती थी कि वो जुड़े हुए हैं उस जमीन से और वो नेटिव हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी पहचान खुटकट्टी सिस्टम से ही हुआ करती थी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? वही 19th सेंचुरी जो कि संथाल वाले स्थिति में था कि 19th सेंचुरी आते आते
कौन? दिकू, बाहरी जो लोग आए, लैंडलॉर्ड्स और जमींदार बन गए, बाहरी लोग आके जमींदार बन गए यहाँ पे। ठेकेदार्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने एक्सप्लॉइट, शोषण किया, किसका? मुंडास का। जैसे संथाल का शोषण हुआ था वैसे ही मुंडास का यहाँ पे शोषण हो रहा है। यहाँ भी अनफेयर लैंड प्रैक्टिसेस हो रहा है और मनी लैंडिंग। वही ब्याज पे टैक्स 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 को इंक्रीज कर दिया गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, एरिया तो सेम ही है, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। टैक्स चुकाने के लिए, है ना, कर चुकाने के लिए कर्ज लिया करते थे। कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि समय के साथ डेप्ट में बहुत ज्यादा कर्ज के तले दब गए। अब कर्ज न चुकाने की स्थिति में जमीन से हाथ धो बैठे। अब इनके पास न जमीन है न कुछ है। अब ये बिल्कुल जो है वो, इनके पास कुछ नहीं है, इनका आइडेंटिटी खतरे में है। ठीक है, ये चीजें हो रही थी। सेम संथाल वाला फैक्टर है यहाँ पे, इसलिए ये थोड़ा सा पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। वही है जमींदारी सिस्टम, सेम जो बात कर रहे हैं हम लोग। परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम 1793 बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के चलते मुंडा लोगों का इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ कि ये लोग जो एक समय लैंड ऑनर्स थे, जमीन के मालिक थे, वो अब उसी जमीन में काम करने वाले लेबरर्स बन गए, मजदूर बन के रह गए। ठीक है, इनका स्थिति बद से बदतर होने लगा। किनका? मुंडा लोगों का। कहानी तो सेम ही है। अब बिरसा, बिरसा किसके बारे में? बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा है, जो कि वहां के आदिवासी लोगों के द्वारा, मुंडा लोगों के द्वारा भगवान का दर्जा इनको दिया गया है। तो बिरसा मुंडा ने ये बात बोला कि देखो भाई, हमें अपने पुराने जो ट्रेडिशनल ट्राइबल बिलीफ है ना, पारंपरिक जनजातीय मान्यताओं की तरफ लौटना पड़ेगा। जो पुराना हमारे जो पूर्वजों का जो सिस्टम हुआ करता था उस तरफ लौटना पड़ेगा हमें। और अपने फॉलोअर्स को बोला कि सुनो, मुंडा कल्चर को एम्ब्रेस करो, अपनाओ, बढ़ावा दो। ठीक है, और यूनिटी एमॉन्ग ट्राइबल्स, और सारे ट्राइबल्स के बीच में एकता, यूनिटी लाओ। क्यों? दिकू से लड़ना है, जमींदार से लड़ना है, मनी लेंडर से लड़ना है, सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना है। अब लड़ना है तो क्या अलग रहेंगे तो लड़ पाएंगे? तो इसीलिए बिरसा मुंडा ने बोला कि अपने पुराने कल्चर को अपनाओ और एक साथ एक होके रखो। यूनिटी के बारे में बात किया उन्होंने। ठीक है, अभी तक सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। मुंडा लोग जो है वो, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, शिव जी का है, विष्णु जी का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है ना, ये ऐसे करके हम लोग पूजा करते हैं। वो लोग क्या करते थे? वो लोग पेड़, नदियां और जो पहाड़ी है ना, उसकी पूजा किया करते थे मुंडास लोग। मुंडा लोगों के बारे में यहाँ पे एक और चीज है कि एक चीज और कीवर्ड है, यहाँ पे लिख लेना। संथाल लोगों में हमने देखा था कि वहां पे उनके भगवान का नाम था ठाकुर बोंगा, और मुंडा लोगों में इनके भगवान का नाम है, जो कि लिख लेना, इस नोट्स में नहीं है, दैट इज सिंगाबोंगा। ठीक है, ये नाम आपको लिख लेना होगा, सिंगाबोंगा। तो इनके भगवान का नाम सिंगाबोंगा था। इनकी भी पूजा ये लोग करते थे। ओके, ये लोग का जो धर्म था उसको सरना बोला करते थे। ठीक है, सरना रिलीजन, समझो, सरना रिलीजन। गॉड सिंगाबोंगा, बाकी पहाड़, नदियां, पेड़, इनकी तो पूजा कर ही रहे हैं। रिलीजन सरना है, भगवान सिंगाबोंगा। और जो इनके जो पंडित हुआ करते थे, पूजा पाठ कराने वाले, उनको पहन का, पहन, यहाँ पे पहन लिखा हुआ है लेकिन इसको पहन बोला करते थे। ठीक, तो ये बात ध्यान देंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं ध्यान देंगे आप लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कारण क्या था अपराइजिंग का। कारण ये था कि 19वीं सेंचुरी में
वही साल और वही हाल। किसका? संथाल वाला। साल मतलब नहीं, सेंचुरी, शताब्दी का बारे में बात किया जा रहा है कि वही सेंचुरी था और केस भी लगभग सिमिलर था। तो वहां पे मांझी सिस्टम को हटा दिया गया था, यहाँ पे खुटकट्टी सिस्टम को हटा के जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। खुटकट्टी सिस्टम को हटा दिया गया और जमींदारी सिस्टम को लागू कर दिया गया। उन पे बहुत ही हैवी टैक्सेशन लगा दिया गया, जिसकी हमने बातचीत की थी। लैंड एलियनेशन मतलब ये कि भारी कर लगाओ, कर न चुका पाने की स्थिति में जमीन उनसे छीन लो, जिसका इस रिजल्ट ये हुआ कि वो गरीब होते गए। किसको? कौन? मुंडा लोगों में गरीबी बढ़ी, ठीक, जिससे मुंडाओं में असंतोष और प्रतिरोध पैदा हुआ। सिमिलर केस आ रहा है संथाल वाला। संथाल पढ़ लोगे या मुंडा पढ़ लोगे, कोई भी एक पढ़ लो, दोनों में रीजंस ऑलमोस्ट सेम है, कोई अलग नहीं है, बस कीवर्ड्स याद करने हैं आपको। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि जो लैंड थे, किसके लैंड? मुंडा के लैंड, उनको नॉन ट्राइबल्स लोगों को, जो दिकू थे, मनी लैंडर थे, उनको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उनको उनको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ये कहानी तो देखो, कहानी ऐसा ही है कि आदिवासी क्षेत्रों में जाओ, संथाल को तो लाके बसाया, वो तो बात ही अलग है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ये गए, मुंडा वाले केस में बात कर रहे हैं। उसके बाद कहानी दोनों का सेम ही है। इनको बोलो कि सुनो, 1793 वाला टैक्स ये याद है? टैक्सेशन सिस्टम याद है? कौन सा? अरे वही जो कॉर्नवालिस लेके आया था। हमको नहीं पता मालिक ये सब। अरे नहीं पता, पता होना चाहिए। एक काम करो, 10 दिन बाद से वो नियम लागू होता है, तुम्हारा जो टैक्स है वो 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा लगान लेगा, 3 गुना ज्यादा लगान लेगा। मालिक हम कहां से देगा? देगा नहीं देगा हम नहीं जानता, हम तो लेगा, ठीक। अब इसके लिए क्या क्या वो करे? अपने जमीन को बचाने के लिए कर्ज ले रहा था बेचारा। कर्ज लेते लेते एक समय ऐसा आया, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, एक समय ऐसा आया कि कर्ज अब हद से ज्यादा बढ़ गया। गरीबी, बदहाली, ठीक से खाना नहीं, कुछ नहीं, कर्ज न चुकाने की स्थिति में जमीन छिन गया। अब कर्ज भी, जमीन भी। तब अब वो बोलेगा जमीन तो दिए ही हो, जमीन तो ले ही लिया, अब क्या करवाया? सुनो, बोला कि सुनो, अभी भी तुम्हारा कुछ सूद, कुछ इंटरेस्ट जमीन लेने के बाद भी बच रहा है, तो एक काम करो, तुम मेरे यहाँ खेतों में काम करोगे। दैट इज कॉल्ड बेगारी सिस्टम, बेगार्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब देखो आ गया बेगार्स। तो अब यहाँ पे बेगारी सिस्टम स्टार्ट हुआ। दोनों में सेम ही स्थिति, दोनों में सेम है कंडीशंस। कौन कौन थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ब्रिटिश अथॉरिटीज, जो भी ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, दिकुस, बाहरी लोग जो कि जमींदार के तौर पे वहां पे काम कर रहे थे, और जो मनी लेंडर्स थे, वो सब इन सबसे बेगारी करवाया करते थे, फ्री में काम करवा दे, है ना। तुम्हारा अभी पैसा, सूद का सूद, ब्याज का ब्याज अभी चल रहा है, इतना पैसा बाकी है, तुम्हारा जमीन भी हमने ले लिया है, लेकिन फिर भी पैसा बाकी है, तुम्हारा कर्ज ज्यादा था, उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, अभी तुम काम करो, अभी तुम 5 साल काम करोगे तब वो शायद चुक जाएगा। ये स्थिति था, ठीक। ये समझ में आ रहा है? ये बाकी आपके लिखने का है, तो ये बात आप अपने एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में है, आप अपना देख के लिख सकते हैं। ये इंडिया का ही सीन है, ऐसे ही बेगार को पकड़ पकड़ के बेगारी करवाया जाता था, ठीक है। और इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइबल पीपल, है ना। अब कल्चरल सप्रेशन, वाओ, सांस्कृतिक दमन। क्या हो रहा था भाई? फिर से वही, वहां पे हमने क्या देखा था रिलीजियस वाले में? 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी आती हैं, और आने के बाद इनके पूरे कल्चर, है ना, ट्रेडिशन, रिलीजियस वैल्यूज, सबको खत्म, सबको खत्म। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश लॉज, ब्रिटिश के नियम तो थोपे ही जा रहे थे।
साथ में क्रिश्चियन मिशनरी। देखो दोनों में कहानी कितना सिमिलर है, संथाल और मुंडा में, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ किया। क्रिश्चियन क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज, बस वही है। देखो ईसाई मिशनरी, अगेन यहाँ पे सेम बात है। और उससे क्या हुआ कि इनका अपना सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक प्रथा, ये सब नष्ट हो रहा था मुंडा का। अब इन सब के बीच में मुंडा, हालांकि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बता रहा हूं कि खुद बिरसा मुंडा एक टाइम के, एक समय के लिए क्रिश्चियन मिशनरी से इन्फ्लुएंस होके वो भी क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके थे और उसको प्रोफेस कर रहे थे। लेकिन फिर एक वैष्णवाइट संत के मतलब इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने उसको छोड़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, मेरा अपना धर्म ही ठीक है और मैं इसी को आगे जो है वो बढ़ाऊंगा। तो ये बात है। तो ये भी चीज आपको ये एग्जाम में लिखने की चीज नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, अगर मन करे तो आप लिख सकते हैं। तो बिरसा मुंडा उस समय तक एक बहुत ही करिश्माई नेता के रूप में उभर चुके थे, ठीक। और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्या? उन्होंने बहुत लोगों को मोबिलाइज किया। लोगों में कौन थे? मुंडास थे, और संथाल और ओरांव जनजाति के लोग थे। इन सारे लोगों को इकट्ठा होने में, विद्रोह के लिए आमंत्रित किया, और लोग जुट गए कोने कोने से, जबरदस्त। इसीलिए करिश्माई नेता का दर्जा यहाँ पे दिया गया है, कैरिस्मेटिक लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर, करिश्माई नेता, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे 1895 से 99 के बीच में छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो है वो क्या कर रहे थे, लोगों को मना रहे थे, लोगों को परसुएड कर रहे थे कि देखो भाई सुनो, तुम नशा करना छोड़ दो, तुम बुरी आदतों को छोड़ दो, मोनोगेमी पे ध्यान दो, एक शादी करो, है ना, और अपने जो पुराने, अपना जो पुराना कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें लौट आओ, है ना। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, क्रिश्चियन मिशनरीज, इसके इससे इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो, इसको मत मानो। तो ये लगातार पिछले 5 7 10 सालों से बिरसा मुंडा करते रहे थे, ये बात, ठीक। अगेन देखो, बिरसा फोकस्ड ऑन द रिटर्न टू एंसेस्ट्रल प्रैक्टिसेस एंड द रिजेक्शन ऑफ दिकूस। दिकूस को रिजेक्ट करो, जो बाहरी लोग आए हैं उनको देख के और उन जैसा बनने का प्रयास मत करो, अपना जो कल्चर है उसको फॉलो करो, और इन दिकुओं को बाहर निकालो। बाहर वाले, दिकू का मतलब क्या है? आउटसाइड, बाहर वाले, इन बाहर वालों को बाहर कर दो। 1899 तक, क्योंकि यही वो समय था जब विद्रोह शुरू होने वाला था, उन्होंने पर्याप्त सपोर्ट जुटा लिया था, और स्टेज पूरी तरीके से सेट था। किस चीज के लिए? उलूलान के लिए, द ग्रेट टमल्ट के लिए स्टेज सेट था, मंच तैयार था। समझ में आ रहा है? मंच तैयार हो चुका था। इसमें एक और चीज है जो कि इस नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप ये चीज जानो। बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार से सिद्धू और कान्हू ने अपने लोगों को ये चीज बताया था, रिलीजियस एंगल दिया था, इस लड़ाई को रिलीजियस एंगल देने का काम किया था। बोला था कि हमें जो हमारे देवता है ठाकुर बोंगा, वो उन्होंने ब्लेस किया है और इन दिगुओं को बाहर भगाने के लिए बोला है। उसी प्रकार से बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को बोला कि मुझे हमारे भगवान सिंगा बोंगा के दर्शन हुए हैं, और उन्होंने, भगवान सिंगा बोंगा ने मुझे ये वरदान दिया है कि कोई भी तीर मुझे छेद नहीं सकता, और कोई भी गोली मुझे छू नहीं सकता। जो अंग्रेजों की बंदूक से निकली हुई गोली मुझे छू नहीं सकती, और कोई भी तीर मुझे छेद नहीं सकता। अब लोगों का विश्वास और बढ़ गया।
लोगों ने बोला कि अरे भाई ये तो अब खुद ही भगवान हो गए, इनको जब इतना इतना बड़ा पावर मिल गया है तब कौन हमें हमें हरा सकता है। सॉरी 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 सॉरी। अब इससे जो है वो लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गए, बड़ी मात्रा में इकट्ठा होके जो लोग जो है वो इस रेबेलियन के लिए, इस अपराइजिंग के लिए तैयार हो गए। स्टेज सेट था, अब बस रेबेलियन ही है, होना बाकी है। अब आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ रिबेलियन, अब इसमें क्या होता है, दिसंबर 1899 में रिबेलियन शुरू होता है। रिबेलियन बहुत ग्रैंड तरीके से होता है, बिरसा मुंडा खुद इस रिबेलियन को लीड कर रहे थे और उन्होंने जिनको जिनको टारगेट, जो जो टारगेट थे उन पे, कौन, दिकूज, मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, सबको सबको लाइन से, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पुलिस स्टेशंस, क्रिश्चियन मिशनरीज, और इसमें अगर नाम जोड़ना है तो आप दिकूज और मनी लेंडर्स का भी नाम जोड़ सकते हो, सब पे हमला किया, सबको अटैक किया गया। ठीक, और ये जो विद्रोह है बहुत तेजी से पूरे छोटा नागपुर प्लेट्यू में, अक्रॉस दी छोटा नागपुर प्लेट्यू फैल गया बहुत तेजी से, और हजारों हजार मुंडा लोग, और अभी पहले बात ही हमने किया कि ओरांव जनजाति से भी लोग आ रहे हैं, संथाल से भी आ रहे हैं, लोग जो है वो जुटते गए और ये जो विद्रोह है वो ग्रैंड होता गया। कुछ समय के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो तो पूरी तरीके से हाथ हाथ खड़ा कर चुके थे, इनके कंट्रोल के बाहर, ये लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा भी कुछ होने वाला है, इन लोगों के कंट्रोल के बाहर हो चुका था चीजें। लेकिन फिर बाद में एक समय ऐसा आता है कि पूरा रीइंफोर्समेंट के साथ, पूरा दल बल के साथ ये लोग आते हैं, भारी सैनिक, और ब्रूटली सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसको, इस विद्रोह को सैन्य कार्रवाई के द्वारा क्रूरता पूर्वक सप्रेस किया जाता है, ब्रूटली सप्रेस किया जाता है मिलिट्री एक्शन के द्वारा। और इस दरमियान बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। फरवरी महीने 1900 साल था, फरवरी महीने में इनको पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। अब कहीं पे बुक में कॉलरा या हैजा लिखा हुआ होता है बीमारी का नाम, लेकिन बहुत जगह होता है कि नहीं, अंग्रेजों ने इन्हें पॉइजनिंग या जो भी तरीके से इन्हें मार दिया था। तो रहस्यमय तरीके से फरवरी के महीने में पकड़ा गया और जून के महीने में इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में ही। तो जैसे ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई, ये जो ग्रेट टुमुल्ट था, उलगुलान था, वो खुद ही ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जिस प्रकार संथाल में हमने बात किया था उसी प्रकार यहां भी चीजें हुई। क्या उसका आउटकम आया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो वहां पे जैसे हमने देखा था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी कानून, यहाँ भी छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ, लेकिन 8 साल समय लगा इसमें, 1908 में लागू हुआ। बेगारी सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब पूरी तरीके से नहीं लेकिन वहां पे खत्म किया गया, बेगारी सिस्टम को ऑफिशियली खत्म किया गया। हालांकि अगर आप कहने के लिए कहो तो आज भी कुछ हिस्सा जरूर होगा जहां पे बेगारी सिस्टम चल रहा होगा, लेकिन क्योंकि अगर आप लोग गांव से हैं या आप लोग बहुत ही सुदूर क्षेत्रों से हैं तो आपको पता है कि ये चीज कहीं ना कहीं चलती है ना, अलग अलग फॉर्म में चलती है लेकिन ये चीजें चलती हैं। तो बेगारी सिस्टम उस समय ऑफिशियली खत्म किया गया। बिरसा मुंडा के शहादत को, मार्टीडॉम को रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। खुटकट्टी सिस्टम को देखो, संथाल वाले केस में हमने देखा था कि मांझी सिस्टम को दोबारा एस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पे खुटकट्टी सिस्टम को दोबारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो लगभग देखो सेम ही है। वहां पे क्या था, संथाल परगना को बनाया गया था भागलपुर और राजमहल से लेके, भागलपुर और क्या था, एक और था सिंह, बीरभूम से लेके, है ना, भागलपुर और बीरभूम से लेके यहाँ पे खूंटी और गुमला, ये अलग अलग नया सब डिवीजन क्रिएट किया जाता है, किनके लिए, मुंडास के लिए। इस प्रकार से अंत होता है। हमने आज बहुत ही डिटेल में, देखो भाई, थोड़ा सा हो सकता है कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये मेंस का कंटेंट है। ठीक है, और इसमें पिक्चर तो मैं वैसे भी ऐड नहीं कर सकता था क्योंकि आप इंटरनेट पे जाके ढूंढोगे तो
न के बराबर पिक्चर मिलेंगे, और क्या ही पिक्चर मिलेगा, कुछ ड्राइंग या आर्ट मिलेगा। वहाँ पे थोड़ी ना कोई कैमरा लेके खड़ा था फोटो खींचने के लिए, कि हम संथाल जब या मुंडा जब तीर तीर चला रहे हैं तो फोटो खींच लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फोटो हमारे पास वैसे भी नहीं था, पिक्चर नहीं था, इमेजेस नहीं थे। ये थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग होगा, बट इफ यू वांट टू क्लियर बीपीएससी मेंस एग्जाम, देन दिस कंटेंट इज फॉर यू। ये आपके लिए है। बहुत ही डिटेल में है। ये अलग-अलग सोर्सेस से जुटाया हुआ है। मेरे 2-3 सालों के मेहनत का ये परिणाम है। ये ऐसे ही नहीं आया है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके इस पे आप रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, आप इसको अच्छे से पढ़ें। एक आध 2 दिन बाद हम लोग 2 दिन बाद ही प्रोबेबली अगला वीडियो आएगा। अगला वीडियो भी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक का ही मिलेगा। धीरे-धीरे हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो आएगा तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। और आपके लिए बता दूं कि नेक्स्ट वीक से, क्योंकि ये एक पार्ट हो रहा है, तो एक पार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे कि जो रिटन प्रोग्राम है, राइटिंग वाला जो प्रोग्राम है, मेंस आंसर राइटिंग वाला जो प्रोग्राम है, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे अगर साइट या ऐप पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि इसका टाइम क्या रखें, क्योंकि मेरे सारे कोर्सेज का टाइम और डेट सब कुछ निर्धारित है। बस मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि हफ्ते में कितने दिन सफिशिएंट होगा आपके हिसाब से, है ना? कि आप कितना, मतलब एक दिन हम प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग लिखने का, और हम जब बात करेंगे साथ में आंसर राइटिंग लिखेंगे, तो आप कितना कंफर्टेबल हो पाएंगे कि हफ्ते में 3 दिन करे या हफ्ते में 4 दिन करे, और उसका टाइमिंग क्या रहे, शाम को रखे या सुबह में रखे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो होंगे एस्पिरेंट्स जो कि ऑफिस जा रहे होंगे या फिर दिन भर उनको किसी और काम में रहना पड़ता होगा। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा आप कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि जो मेंस आंसर राइटिंग वाला जो प्रोग्राम है, जो कि ऐप पे हम लोग करेंगे, वो कब रखें, और मतलब उसका टाइम कब हो, और वीक में कितने दिन करें। बाकी इतना ही। थैंक यू आज के लिए, और आपसे जुड़ते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए।